तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो घर के टॉवल हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो मैंने गर्म पानी करके इस तरह से इसमें डाल दिया है। गर्म पानी मैंने किया है, इसमें मैंने वॉशिंग पाउडर साथ ही में मैंने आला भी डाल दिया है ताकि वो अच्छे से नीट और अच्छे से क्लीन हो पाए। तो ये मैंने डाला हुआ है, तो ये इससे ना काफ़ी अच्छे वाइट कपड़े जो है ना काफ़ी क्लीन हो जाते हैं। तो थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डाला, थोड़ा सा मैंने आला डाला। अब इसको भिगोकर मैं यहाँ पर छोड़ दूँगी। कल मैं इसको धोऊँगी, पूरा 24 घंटे के लिए भिगाएंगे हम इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हमारे घर में सब्ज़ी आई है तो उसको साफ़ कर रही हूँ। सब्ज़ी को साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इस वजह से आज हमारी जो कुकिंग है वो थोड़ी सी लेट होने वाली है। तो यहाँ पर अज़मा के पापा ने मेथी की भाजी और साथ में छोले की भाजी लाई थी, साथ में बैंगन और करेला भी लेकर आए थे। करेला मैं बाद में बनाऊँगी, जब बनाऊँगी तब इसकी रेसिपी ज़रूर से शेयर करूँगी, काफ़ी टेस्टी बनता है। पहले अब यहाँ पर सब्ज़ी को साफ़ कर लेते हैं, जो कि मेथी और छोले की है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं सब्ज़ी साफ़ कर रही हूँ। आज की मेरी जो कुकिंग है वो थोड़ी सी लेट होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर सब्ज़ी साफ़ कर रही हूँ। और कल मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि ना कल हमारे घर में कुछ एक ऐसा हादसा हो गया था जिससे कि माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। और मेरे अम्मी के घर में, मतलब मेरे मायके में भी सारे टेंशन में थे। हालांकि अब वो ठीक है। यूसुफ हमारे घर में कल संडे के नाइट में मगरिब के बाद या फिर मगरिब से पहले, अजान से पहले या फिर अजान के बाद में एक हादसा हो गया यूसुफ के साथ, जो बहुत ज़्यादा हम टेंशन में थे। जैसे मैंने यूसुफ को वीडियो कॉल में, मैं एकदम से डर गई थी, घबरा गई थी। इस वजह से मुझे मेरे अम्मी उन लोगों ने रात में नहीं बताया, कल सुबह में बताया। ये हादसा जो है रात में हुआ है, तो संडे की नाइट में हुआ था वो हादसा। और मैं कल कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि घर में बार बार सबके कॉल आए थे। मैं बार बार मेरे मायके में कॉल किए जा रही थी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा मतलब उसकी तबीयत कैसी है, क्या है, जानना था। इस वजह से बार बार मैं उनको कॉल कर रही थी, और घर में भी मुझे काम होते हैं, तो मैं बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं था कि मैं वीडियो भी बनाऊँ। तो फिर दोपहर में भी कर रहा था, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसको पेन था, तो इस वजह से वो नहीं कर पा रहा था। रात में जब उसने अच्छे से बात की तो मुझे ऐसा लगा कि चलो अब हमारा जो बच्चा है वो ठीक है, सही सलामत है। उसके साथ बड़ा हादसा होने से वो बच गया है। तो संडे की शाम के टाइम पे क्या हुआ, 7:15 बजे के करीब अजान का टाइम हो गया था। तो यूसुफ की अम्मी और मेरी अम्मी दोनों ने यूसुफ को बोला कि वो खेल रहा था किसी बच्चे के साथ में, उसका जो फ्रेंड है उसके साथ में, उन दोनों ने बोला कि ऊपर आ जाओ। तो यूसुफ ने कहा कि थोड़ी देर में आता हूँ, 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। तो पता नहीं क्या हुआ, 2 मिनट में वो आने वाला था ऊपर, और अचानक से खेलते समय वो गिर गया। हमारे घर के पास ना पूरे सारे गड्ढे खोदे गए हैं, मतलब जो भी रोड वगैरह थे ना वो सब खोदे गए हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी चीज़ का, मतलब वहाँ पर तो कुछ कनेक्शन दे रहे हैं। तो हुबली में, कर्नाटक सिटी में आए दिन हर जगह ये गड्ढे जो है ना खोदते रहते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये जब आप खोदते हो तो ये काम आपको पूरा कंप्लीट करके फिर आपको देना होगा, क्योंकि ना आसपास में जो भी घर होते हैं, जो भी छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वो जो गड्ढे खोदे गए उसको सीमेंट से पैक करके वो थोड़ा बहुत ही खुला रखा है, बाकी पूरा उन्होंने पैक कर दिया है। तो वहाँ पर उसका यूसुफ का जो फ्रेंड है उसने बॉल फेंका, तो यूसुफ लेने के लिए गया था, और यूसुफ को सिर्फ लेने के लिए गया था, वहीं तक की चीज़ें याद है। उसके बाद क्या हुआ वो यूसुफ को बिल्कुल भी याद नहीं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि यूसुफ का शायद पैर फिसला और वो नीचे गिर गया, और जैसे वो गिरा तो उसके सर में चोट आई और वो वहीं पर बेहोश हो गया। और दूसरा ये कि जो साथ में लड़का था उसने जाकर उसको, यूसुफ को काफ़ी उठाने की कोशिश की, बट यूसुफ नहीं उठ पाया। तो हमारे जो नेबर हैं, हमारे अम्मी के कॉलोनी में जो नेबर हैं वो हमारे रिलेशन भी हैं, जो उन्होंने आकर यूसुफ को वहाँ पर उठाया। उससे भी यूसुफ नहीं उठ पा रहा था, तो वो भी थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि उस यूसुफ के पूरे बॉडी में इतना खून है, फैल चुका था, पूरे कपड़े उसके खून से लथपथ हो गए थे। तो अम्मी बोल रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा उसका खून बह चुका था, तो उस वजह से शायद वो डर गया होगा। तो वो डर के फिर उसने कहा कि लड़का था यूसुफ के साथ खेल रहा था, उसको कहा कि जाओ जल्दी से जाकर यूसुफ के घर पे इन्फॉर्म करो, और उनको बोलो कि यूसुफ को चोट लगी है, वो गिरा हुआ है और उसको खून आ रहा है।
तो वो ऊपर गया, जाकर जैसे बोला, अब जैसे नॉर्मल बच्चे गिर जाते हैं तो गिरने के बाद जैसे बच्चों को चोट लगती है तो सबको घर में ये लगा कि हाँ पैरों में चोट लगी होगी, गिर गया होगा तो खून आ रहा होगा, ऐसा सबको लगा। फिर उस बच्चे ने बताया कि यूसुफ गिरा हुआ है, वो बेहोश हो चुका है, उसमें उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तो मेरे जो बड़े भैया हैं वो दौड़ के आए और देखा तो यूसुफ मतलब उस गड्ढे में गिरा हुआ था और वो भी बेहोश हुआ था। और वो मतलब डर के कांपने भी लग गए थे। मेरे जो बड़े भैया हैं वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे और वो कांपने लग गए थे, क्योंकि हमने उनको इतना स्ट्रांगली मतलब इतना स्ट्रांग देखा है, कभी ऐसे कमज़ोर होते हुए नहीं देखा। आज यूसुफ गिरने की वजह से मेरे भैया को कांपते हुए मैंने देखा तो नहीं है, सुना है। मेरी अम्मी भी बोल रहे थे, भाभी भी बोल रहे थे और रिहानी भी बोल रही थी कि अब्बू खुद कांप रहे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो एक अंदर से ऐसा हो रहा था कि मैंने कभी मेरे भाई को कांपते हुए नहीं देखा। मैंने मेरे भाई को, दोनों भाइयों को कभी भी कमज़ोर होते हुए नहीं देखा। आज यूसुफ को चोट लगने की वजह से मेरे भाई को मैंने वो चीज़ सुनकर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे भैया ने उसको उठाया, बहुत ही ज़्यादा उसको ब्लीडिंग हो रही थी। भैया को और अम्मी को पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ उसको चोट लगी है और कहाँ से खून निकल रहा है। उसके सर में चोट लगी थी, उसको ब्लड पूरा फेस पे आया था और यहाँ पर भी चोट लगी थी। और ये चोट जो है ना, ये चिन की जो चोट है हमारी ख़ानदानी चोट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे भी ये चोट यहाँ पर लगी हुई है और साथ में यहाँ पर भी लगी हुई है। मैंने भी 2 बार अपने बचपन में गिरी हूँ। यहाँ पर मुझे 2 स्टिचेस हैं, यहाँ पर शायद 3 स्टिचेस हैं। तो हमारे साथ ये होता ही है। लेकिन सर पे चोट लगी थी बच्चे को तो बहुत ज़्यादा हम डर गए थे। और फिर यूसुफ को वो लोग हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पर यूसुफ को स्टिचेस लगे, स्कैनिंग हुआ, एक्सरे हुआ, हर चीज़ उसकी करवाई गई, ताकि चोट जो है ना वो सर पे लगी थी तो थोड़ा भी डर रहे थे। तो फिर भैया ने सब कुछ करवा कर फिर वो रात में आए हैं 12:30 के करीब। तो देखिए फ्रेंड्स, यूसुफ की हालत कुछ इस तरह से हुई है। अब ये दूसरा या तीसरा दिन है, शायद तीसरा दिन होगा, और उसको सर पे 3 या 4 स्टिचेज़ आए हैं और उसके चिन पे 3 स्टिचेज़ आए हैं। और बच्चे को देखकर सच में बहुत दुख हो रहा था। अल्लाह उसे नज़र बद से बचाए, अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए अब यूसुफ की हालत कुछ इस तरह से थी। अब जब बच्चों को कुछ हो जाता है घर के तो बड़े भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो साथ ही साथ अपना रूटीन यहाँ पर मैं शुरू कर चुकी हूँ। सारी सब्ज़ी साफ़ हो चुकी है। यहाँ पर करेला और बैंगन था तो मैंने उसको उठाकर रखने का सोचा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने तो अभी जो चौले की भाजी मैंने तोड़ी थी उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है, धो दिया है, इसमें से सारा पानी निकल जाए। और यहाँ पर मैं छोले भिगोकर रात में रख चुकी थी, इनको अब मैं उबाल ले रही हूँ। नमक डाल दिया है मैंने इसमें, तो अब नमक डालकर उबालूँगी। ये अब नहीं बनेंगे, ये शाम के चाट के लिए बना रही हूँ, क्योंकि अज़मा के पापा का मन है कि शाम में चाट में कुछ बना के दें, तो काफ़ी टाइम से बोल भी रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तड़का लगाते हैं चौले की भाजी का। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, गैस को ऑन कर दिया है। अब इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी, ऑयल जैसे गर्म हो जाए तो लहसुन की कलियाँ। और लहसुन मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि अज़मा के पापा ना ढूंढते रह जाते हैं, क्योंकि हमारी लहसुन जो है ना थोड़ी छोटी सी है। तो मैंने उसके बाद डाल दी हरी मिर्च कटी हुई और साथ में स्लाइसेस में कट की हुई प्याज भी डाल दी। अब मैं डाल रही हूँ नमक और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब यहाँ पर प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई थी तो मैंने यहाँ पर डाल दी है भाजी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैंने दूसरा पतीला रख दिया है उसी गैस पर और यहाँ पर ऑयल डाल दिया। अब मैंने डाल दी है प्याज को सॉफ्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर मैं टमाटर और धनिया डालूँगी। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे भिगो कर रखी हुई मूंग की दाल डालेंगे। फिर इसके बाद सारे मसाले डालेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें दाल वाली जो फली होती है ना वो, यानी कि ड्रम स्टिक्स। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, साथ में डालेंगे 1 चम्मच हल्दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट और जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच
भर के हरी मिर्च, क्योंकि थोड़ा सा तीखा आजकल हमारे घर में ज़्यादा खाया जा रहा है। तो बस यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर जो ड्रम स्टिक्स मैंने रखे थे उसको अच्छे से धो लिए। अब इसमें डालकर इसको पकाएंगे और थोड़ा सा पानी भी हम ऐड करेंगे। और इसको ज़्यादा करके ना दाल में यूज़ करते हैं। मेरे घर में, मेरी मायके में इसकी सब्ज़ी बनती है और काफ़ी टेस्टी बनती है। हमेशा रेड में बनती है, मतलब कि लाल मिर्च उसमें डाला जाता है, पाउडर जो होता है वो। बट आज मैंने सोचा कि चलो हरी मिर्च में बनाते हैं, क्योंकि अज़मा के पापा बोल रहे थे कि एक बार हरी मिर्च में बना कर देखना, लाल मिर्च काफ़ी टाइम खा लिया। तो अब मैंने यहाँ पर रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है। फुलके में बना रही हूँ और साथ ही में मैंने यहाँ पर मूंगफली है जो है ना, उसको भूनने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर हमारे जो ड्रमस्टिक की सब्ज़ी है वो बन रही है और यहाँ पर चौले की भाजी भी बन चुकी है। और मैंने यहाँ पर जो काबुली चने थे वो उबाल कर रखे हैं। इसका शाम में चाट बनेगा। अब यहाँ पर रोटियाँ कंप्लीट कर लेते हैं और हमारा जो लंच है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी चटनी अब फ़िलहाल खाने का मन कर रहा है मूंगफली की। तो मैंने सोचा कि चलो पाउडर वाली जो चटनी होती है मूंगफली की वो बना लेते हैं। तो मैंने आधा चम्मच जार में डाल दिया है हल्दी, आधा चम्मच नमक डाल दिया, थोड़ी सी लहसुन की कलियां और साथ में मसाले वाली लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। अब यहाँ पर मूंगफली को मैंने भून लिया था, उसको अच्छे से छिलके निकाल लूँगी। काफ़ी गर्म था तो जल्दी जल्दी से निकाल रही थी। और इसके छिलके निकालने के बाद इस मूँगफली को इसमें जार में डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे, तो हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। और इस चटनी को हम दही के साथ, रोटी में या फिर दाल चावल में सर्व कर सकते हैं। ये चटनी अच्छी बनती है। इससे भी अच्छी एक और चटनी बनती है जिसकी रेसिपी मैं आपको आगे शेयर करूंगी इस व्लॉग में, या फिर नेक्स्ट में शॉर्ट्स में शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर चटनी हमारी बन गई थी, तो देखिए यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। अब हमारा लंच सर्व कर रही हूँ। तो रोटियाँ भी बन चुकी थी, सब्जियाँ भी बन गई है। तो चलिए अब कर लेते हैं लंच। और अभी देखिए यहाँ पर शाम का टाइम है, शाम की चाय के लिए यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है और यहाँ पर मैंने चाट बनाना शुरू कर दिया है। अज़मा के पापा जो है उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है काबुली चने वाला चाट जो मैं बनाती हूँ। तो मैंने बनाने के लिए यहाँ पर रख दिया है। अब यहाँ पर उनके लिए सर्व कर रही हूँ। इस तरह से ऊपर से नींबू निचोड़ कर मैं दे देती हूँ और साथ में प्याज और धनिया ऊपर से हरी मिर्च काट के दे देती हूँ। तो वो काफ़ी शौक़ से खाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो बोल ही रहे थे मुझे बनाने के लिए, तो इस वजह से आज मैंने फाइनली उनके लिए बना दिया और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। तो बस उनके लिए सर्व कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मूंगफली की यानी सेंगदाने की जो चटनी होती है वो बना ली है। इसको अब मैं मिक्स कर रही हूँ। इसका पूरा वीडियो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाइए, देखिए और इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कर्नाटक में, खासकर हमारी हुबली में, इस चटनी को बहुत शौक़ से खाते हैं। जवार की कड़क रोटी के साथ या फिर जवार की सॉफ्ट रोटी के साथ या फिर चपाती के साथ भी खा सकते हैं। दही के साथ भी ये बड़ा मज़े का लगता है। यहाँ पर मैं अज़मा के पापा को टेस्ट करने के लिए दे रही थी और उनको बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने दूसरी बार और मांग कर टेस्ट किया। तो बस यहाँ पर अब इसको मैं जार में भरूंगी और रख दूंगी फ्रिज में, और थोड़ा सा जो बचेगा मैं वो अलग से एक छोटे से कंटेनर में डालूंगी, जिसको हम डेली खाएंगे तो वो बाहर रख दूंगी। तो इस तरह से बनाकर हम महीनों रख सकते हैं। आप चाहे तो इसको मतलब 2-3 महीनों के लिए, 6-7 महीनों के लिए भी चल जाएगा अगर बाहर रखेंगे तो। अगर फ्रिज में रखेंगे तो ये साल भर के लिए भी चल जाएगी। तो इस तरह से मैंने बना ली है। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर से फीडबैक दीजिएगा कि किस तरह से बनी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली मैंने जो चटनी है वो बना ली है। तो इस तरह से 2 कंटेनर में हो गया है। एक में रखूँगी बाहर, एक में रखूँगी फ्रिज में। और इस चटनी को बनाने के लिए मैंने कहीं से कोई रेसिपी नहीं देखी है। ये मेथड जो है मैंने खुद इन्वेंट किया है। मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली ये जो चटनी है इसी तरीके से बनती है या नहीं, बट हाँ टेस्ट में एग्जैक्ट वैसी ही होती है जैसे हुबली के शॉप में मिलती है। जैसे हुबली में 2 तरह की चटनी मिलती है, जो कि मैंने सुबह में बनाई थी ना, वो उस टाइप की भी मिलती है और इस टाइप की भी मिलती है। तो ये थोड़ी सी महंगी होती है शॉप्स में, जो खाना वाली होती है ना, खाना वाली यानी कि जहाँ पर रेडीमेड आपको भाजी मिलेगी। जैसे हम कड़क रोटियाँ लेकर आते हैं हुबली से, वहाँ पर उस शॉप में मिलती है। तो वो जो चटनी है ना, मैंने जो अब बनाई है वैसी वाली भी चटनी मिलती है, और जो दोपहर में मैंने बनाई थी वैसी वाली भी चटनी मिलती है। बट फ़र्क यही है इस चटनी का कि ये बहुत टेस्टी होती है, वो भी टेस्टी होती है, लेकिन वो पाउडर सा का फील आता है, मतलब एक मुंह में पाउडर पाउडर जैसा फील आता है। वो चटनी दोनों चटनियों के मुकाबले ये वाली ही चटनी अच्छी लगती है। और इस चटनी को जब भी आप शॉप में जाओ तो कंपेयर करके देखना, वो वाली चटनी थोड़ी सी सस्ती होती है, ये वाली चटनी जो है ना महंगी होती है। और पहले जब उस वाले घर में थी तब भी हमें
तब से ही बना रही हूँ। और मेरे अब्बा को और मेरे हस्बैंड को ये वाली चटनी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और पर्सनली मुझे भी इतनी ही पसंद है। वो जो पाउडर वाली होती है वो हम घर पे भी बनाते हैं, बट वो लेकिन वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगता है हमें, इसके मुकाबले में वो चटनी हमें इतनी अच्छी लगती नहीं है। और इसी चटनी को हम ज़्यादा खाने में बहुत पसंद आती है। और दही के साथ, ज्वार की रोटी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। आप एक बार ट्राई करके देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये मुझे मतलब कर्नाटक साइड में पूरे कर्नाटक में मिलेगी या नहीं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। पूरे कर्नाटक में ऐसे ही इसी मेथड से बनती है वो भी मुझे नहीं पता, बट हाँ हमारे हुबली में मिलती है। और इसका मेथड बनाने का मुझे बिल्कुल नहीं पता है, बट हाँ मैंने इस घर पे ऐसे ही ट्राई किया, देखते हैं कैसे बनाते हैं। मतलब मुझे मेरे अब्बा को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थी, तो मुझे लगा था जब हम पुराने वाले घर में थे तो मुझे लगता था कि एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। जब मेरे अब्बा गोवा आए थे तो मैंने उनके, हाँ मतलब वो थे तो मुझे बोल रहे थे, हुबली से वो लेकर आए थे मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए वो चटनी। और उन्होंने मतलब लेकर आए थे तो मैं बोल रही थी कि अभी 1 महीने तक चलेगी, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर याद आएगी। तो मेरे अब्बा ने कहा कि इसको बनाने तुझे सीखना होगा। फिर मुझे लगा कि मैं खुद एक बार ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने 250 ग्राम की एक बार घर पे बनाई थी, जो कि बहुत ही अमेजिंग बनी थी और इसी टाइप की बनी थी जैसे कर्नाटक में यानी कि हुबली में जो शॉप्स में मिलती है वैसे ही बनी थी। तो उसी मेथड को ट्राई करके मैं हर बार बनाती हूँ। और इस बार मैं गई थी तो मेरे अब्बा मुझे काफ़ी बोल रहे थे कि बना के जाना, बट मुझे मिला ही नहीं टाइम। तो इस रेसिपी को आप ट्राई करके देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद या फिर इस वीडियो के पहले ही लॉन्ग वीडियो के बाद में शॉर्ट्स में डाल दूँगी। दही के साथ इसको मतलब रोटी में खाना, दाल चावल में भी बहुत मज़े का लगता है, ट्राई करना ज़रूर से। रात में मैंने पूरे बर्तन धोकर सोई थी, क्योंकि आज हमारी जो हाउस हेल्प है वो आज एक दिन के लिए नहीं आएंगी। वो गई हैं कर्नाटक। और बस यहाँ पर अभी मैंने चढ़ा दिया है मूंग को, और जैसे मूंग गल जाते हैं ना, मैं एक साइड में रोटी बना दूँगी, एक साइड में इसकी सब्ज़ी बना दूँगी। अब देखते हैं कब गल। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग और अज़मा के टिफ़िन का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दूध को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, क्योंकि अज़मा को देना है। और यहाँ पर मैं अज़मा के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले टिफ़िन बनाएंगे अज़मा के लिए। तो सबसे पहले मैं मूंग की सब्ज़ी बना रही हूँ। जो अक्खे मूंग होते हैं उसको रात में ही भिगो दिया था, अब उसकी सब्ज़ी बनाएंगे। और यहाँ पर तड़का मैंने लगाया था, थोड़ी देर के लिए मैंने ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं थी, मुझे लगा कि प्याज जल जाएगी, तो इस वजह से मैं गई थी। अब यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है ना वो बन चुकी है, बस अज़मा का टिफ़िन पैक करना है। और अज़मा अपना जो दूध है वो भी पी चुकी है। और अज़मा का ये जो टिफ़िन है ना वो थोड़ा-सा अगर हम गरम-गरम पैक करेंगे ना तो वो खुलता ही नहीं। और अज़मा ऐसा करती है कि अगर नहीं खुलेगा तो वो भूखे पेट ऐसे ही आ जाती है, टिफ़िन नहीं खुलता है तो वो खोलने की कोशिश भी नहीं करती है, क्योंकि उसको खाना पहले से ही अवॉइड करती रहती है। तो उसको और अच्छा हो जाता है कि टिफ़िन ना खाने मिले। तो इस वजह से थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए भी मैं इसको रखूँगी जब टिफ़िन में डालूँगी। तो सबसे पहले मैंने टिफ़िन में सब्ज़ी डाल दी है, अब उसको ठंडा होने के लिए रखा है। अब रोटियां बनाऊंगी, रोटियों को सेकूंगी, रोटियों को कट करूंगी, फिर इसके बाद इनको भी ठंडा होने के लिए रखूंगी। क्योंकि ना अगर एयर एक बार पकड़ लो वो फिर खुलता नहीं है टिफ़िन स्कूल में जाने के बाद। मतलब गरम गरम हम पैक करेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा तो वो खुल नहीं पाता है, तो फिर वो खुलेगा नहीं, तो फिर वो खाएगी नहीं। इस वजह से सुबह उठकर इतनी मेहनत करने के बाद जब वो नहीं टिफ़िन खा के ऐसे ही टिफ़िन को एज़ इट इज़ जैसे मैंने दिया होता है वैसे ही लेकर आती है ना, तो इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। पता नहीं क्या होता है, क्योंकि ना हमने इतनी मेहनत की होती है सुबह-सुबह उठकर बच्चे के लिए, लेकिन जब वो नहीं खाता। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने रोटियाँ सेक ली है, बस अब इसकी कटिंग करके मैं इसके टिफ़िन में डाल दूँगी और ठंडा जब हो जाएगा तो कवर कर देंगे। और यहाँ पर कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि काउंटर टॉप पे ही रोटियों को रख दिया, बनाया तो मैंने उसी पे है। तो काउंटर टॉप हमारा क्लीन होता है, तो इस वजह से ही यहाँ पर ही मैं रख के इस तरह से कटिंग करती हूँ। फिर प्लेट निकालो, ये झंझट करने से अच्छा है कि मैं इसी के ऊपर रखूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को हाइप ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा चैनल और ग्रो करे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।